A 200 kilometer long telephone wire has a capacity of 0.014 microfarad per kilometer. If it carries an alternating current of frequency 5 kilohertz, what should be the value of an inductance required to be connected in series so that the impedance is minimum? तो हम लोग इम्पीडेंस अगर मिनिमम करना चाह रहे हैं फॉर Z इज इक्वल टू Z मिनिमम, तो उसके लिए हम लोग ने यहां पर क्या देखा कि एक्सएल की वैल्यू को हम एक्सी के बराबर कर सकते हैं। जैसे जो जेड होता है वो क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी टू द होल स्क्वायर। तो अगर एक्सएल और एक्सी को हम बराबर कर दें तो पूरा फैक्टर ही हट जाएगा, यानी कि जेड अपनी मिनिमम वैल्यू पर आ जाएगा। तो एक्सएल और एक्सी बराबर करने हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा एल और ये हो जाएगा 1 ओमेगा सी। तो हमें निकालना है एल, तो हम यहां पर लिखेंगे एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू सी। और ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको अगर हम 2 पाई एफ रखें तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू सी। अब यहां पर रखनी है हमें वैल्यूज, तो वैल्यू जरा देखते हैं। तो आपको फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्ट ही दे दिया उसने, कितना 5 किलोहर्ट्ज मतलब 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज, ठीक है। और जो उसने कैपेसिटी आपको दी है वो आपको सीधे सीधे ना देकर उसने कहा कि 200 किलोमीटर लॉन्ग टेलीफोन वायर है और जो यहां पर कैपेसिटी है वो 0.014 माइक्रोफैरेड पर किलोमीटर है। इसका मतलब 1 किलोमीटर की ये कैपेसिटी है यहां पर, तो 200 किलोमीटर की 200 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 200 इंटू 0.014, ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 6, ठीक है। तो ये चीज तो हमें पता ही है ना, जैसे मास पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसे बहुत जगह पर सारी चीज देख चुके हैं। तो वैसे ये कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ हो गई, तो यूनिट लेंथ की इतनी है तो 200 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, वही करना था यहाँ पर। तो ये आ जाएगा कितना 2.8 इंटू 10 टू द पावर 2.8 ही आएगा ना, 10 टू द पावर माइनस 6। एफ स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 6, और सी कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इक्वल टू। तो आप देखो ये +6 -6 कैंसिल, और ये 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 100 को 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 280। तो ये आ जाएगा 1/280 पाई स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर गिवन। कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया था, बट उसमें सिर्फ पावर फैक्टर पूछा गया था। तो पावर फैक्टर के लिए आपको नेट वोल्टेज तो निकालना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर VL दिया गया, VC दिया गया, VR दिया गया है, ठीक है। और आपसे वोल्टेज यहाँ पर पूछा गया, तो ये जो वैल्यूज दी जाएंगी जब कुछ मेंशन नहीं तो क्या है, RMS ही तो लेते हैं हम लोग ना। तो ये RMS वैल्यूज दी गई हैं और आपको RMS की ही वैल्यू मिल जाएगी। तो उसने जो पूछा है ना कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सोर्स, तो हमें क्या निकालना है, RMS ही निकाल कर बताएंगे जब कुछ मेंशन नहीं होता है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड हो गया, V इज इक्वल टू रूट VR स्क्वायर एंड प्लस VL माइनस VC टू द होल स्क्वायर। तो आप यहां पर रखेंगे वैल्यू VR का मतलब 80, तो 80 का स्क्वायर हो गया प्लस VL 100 और ये हो गया 40। तो ये आ जाएगा 6400 और ये आ जाएगा 60, स्क्वायर करेंगे 3600। तो ये आ जाएगा यहाँ पर रूट के अंदर 10,000, ठीक है। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा उसने पावर फैक्टर पूछा था। तो अब पावर फैक्टर हमें ये तो पता है cos फाई होता है, और ये भी पता है कि वो R/Z होता है, लेकिन यहाँ ना तो R है ना Z है। तो आप ये सोचो कि जब ये सीरीज यहाँ पर है सर्किट, तो इसमें करंट तो सब में सेम ही होगी ना। तो करंट दोनों में जब सेम है तो हम यहाँ पर करंट से मल्टीप्लाई कर दें। तो करंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो IR क्या हो जाएगा, V बन जाएगा यहाँ पर VR,
और जो आई जेड है वो टोटल बन जाएगा अभी, ठीक है, मतलब आरएमएस वैल्यूज ही सब रहेंगी। तो यहाँ पर आई इंटू आर क्या है, वी आर एम एस हो गया, मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस जो आरएमएस वैल्यू है, और ये जो है यहाँ पर ये टोटल हो गई वैल्यू वोल्टेज की। तो आप यहाँ देखो, ये तो दोनों चीजें हमें पता है, क्योंकि वी आर आपको दिया गया कितना 80, और जो यहाँ पर वी है वो हमने निकाल लिया है कितना 100। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 0.8, यही पावर फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर कॉस फाइव। इस तरह से जो सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे आपके यहाँ ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था नीट में 2016 में, और सिमिलर क्वेश्चन नीट में 2021 में फिर पूछा गया था, एकदम सिमिलर नीट। ठीक, अब ये नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें चेंज क्या उसने किया, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही था, ठीक है, बस उसने किया क्या, उसने दे दिया करंट, कि इसमें जो आई आर एम एस की वैल्यू है वो इतनी है, मतलब इतनी करंट आरएमएस वैल्यू इतनी सर्किट में फ्लो कर रही, तो आई आर एम एस उसने दे दी, वी आर एम एस आपने यहां से निकाल लिया। पूछा क्या था जेड, मतलब नीट में क्वेश्चन उसने पूछा उसमें उसने जेड पूछा था कि जेड क्या होगा, तो क्या प्रॉब्लम है भाई, हमने वी आर एम एस ऐसे निकाल लिया, और फिर आई आर एम एस उसने दिया था, तो पता ही है जेड इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर एम एस अपॉन आई आर, पर डिवाइड कर देना था इसको, जो वैल्यू दी गई थी वहां से जेड आ जाता है, ठीक है, तो समझ गए ना। ऐसे ही जैसे मान लिया ऐसे ही सीरीज सर्किट दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर ये वोल्टेज ना देकर उसने कह दिया यहाँ पर इंडक्टेंस इतना है एल, यहाँ पर सी दे दिया, यहाँ पर आर दे दिया, और उसने पूछ लिया बताओ नेट इंपीडेंस क्या हो जाएगा सर्किट का, ओमेगा दे दिया आपको, तो ओमेगा से पहले एक्सएल निकालेंगे, फिर आप एक्सी निकालेंगे, आर आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, एक्सआर मत कैलकुलेट करना, एक्सआर कुछ होते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें निकाला, और देन हम लोग फॉर्मुला अप्लाई कर लेंगे, जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी टू द होल स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा, आपकी बार नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा, सीआरटी का क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो वो क्वेश्चन जब आप करेंगे, तो जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन जब करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं अच्छा ये कंडीशन दी गई तो ऐसे है, अगर ये ना दिया गया होता तो हम क्या करते, तो दोनों चीजें उसमें क्लियर हो जाती हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसके दो पार्ट हैं, मतलब उस क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, तो उसने क्या किया था, जो पहला पार्ट है वो 2023 में पूछा अलग क्वेश्चन में, एक अलग क्वेश्चन बनाकर, और जो दूसरा पार्ट था वैसा ही उसमें जैसे हमने जो कराया था वो रेजोनेंस की कंडीशन थी, उसमें रेजोनेंस हटा दिया उसने, तो सारी चीज उसमें कैलकुलेट भी कराई गई थी, वो भी पूछा गया था, तो 2 क्वेश्चन बना दिए थे उसी एक क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि इसमें कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे हमने वी निकलवाया, पावर फैक्टर निकाला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आपके यहाँ आई आर एम एस देकर जेड निकलवा दिया गया, कुछ भी और किया जा सकता है, एक्सएल एक्सी एक्सआर एक्सएल एक्सी और आर देकर भी आपसे जेड वगैरह पूछा जा सकता है, मतलब यहाँ पर कई वेरिएशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो सबका रिजल्ट एक ही है कि आपको वो फॉर्मूले याद होने चाहिए जो आपको सीरीज एलसीआर के बताए गए थे, और एलसीआर के अगर फॉर्मूले याद हैं तो समझ लो बाकी सब तो याद ही है, फिर एलसी भी याद है, एलआर भी याद है, सीआर भी याद है, सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब ये तो खैर ऐसी थी, मजे के लिए उसने मजे करने के लिए क्वेश्चन दे दिया। द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू, ऐसे नंबर ऐसे क्वेश्चन आते सामने, सोचो कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाता, लगता है आप तो सेलेक्ट हो गए बिल्कुल, ठीक है, रूट 2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू। तो लेकिन इसके लिए इस क्वेश्चन तक पहुंचना भी रहता है, ठीक है, और उसके लिए स्पीड भी होनी चाहिए। कई बार इधर उधर पेपर में क्वेश्चंस होते हैं ना, तो कई लोग ये बाद में कहते हैं सर हम क्वेश्चन वहां तक देख ही नहीं पाए, वो आखिरी में तो 2-3 क्वेश्चन बड़े इजी थे, सब हमें आ ही रहे थे। तो इसीलिए आपको स्पीड अपनी मेंटेन रखनी चाहिए कि आप किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम में फंसो ना, और वो हैबिट आपको टेस्ट में डालनी रहती। तो आप यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में फंसो नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं ना बीच बीच में क्वेश्चंस इजी पड़े होते हैं, पता लगा आप वहां तक क्वेश्चन ही नहीं पहुंच पाए, या वहां तक आप खत्म हो गया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी वो क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि अगर कोई क्वेश्चन हमें तुरंत हिट नहीं कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है हमारी औकात का है या नहीं है, ठीक है, तो औकात के बाहर का है, तो वो पता चल जाता है हमें, तो वहां पर भी टाइम वेस्ट मत करो। और अगर लगता है कि नहीं हम इसको कुछ तो कर ही सकते हैं, और लेकिन तुरंत नहीं हिट कर रहा है, तो उसे आपने पढ़ लिया फिर उसे गोला बना दो, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ जाओ तुरंत। होता है क्या है, कई बार आगे पता चल जाता है ना,
क्वेश्चन को दूसरा कर रहे हैं, अचानक से क्लिक कर जाता है, तो उस पर बाद में आओ। इससे क्या रहेगा कि सारे क्वेश्चन आप पढ़, ठीक है। ये थोड़ा सा ये सब चीजें स्ट्रेटजी में रहती हैं, इनको ध्यान रखो। चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे। नेक्स्ट यहाँ पर है रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, तो ये हम लोग एसएचएम वगैरह जब पढ़ते हैं, वेव वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां पर एक आ जाता है कभी कभी बीच में। तो हम लोग ये चीज ऐसे देखें कि रेजोनेंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। जैसे कोई भी पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे यहां पर ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो ये अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी में मान लिया ऑसिलेट कर रहा था। जैसे हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें वो ऑसिलेट करता है। तो ये मान लिया ऐसे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट कर रहा था। फिर आपने यहाँ पर कोई बाहर एक ऐसा सोर्स लिया, ठीक है, जो लगातार कुछ वेव्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। मतलब वेव का मतलब एक तरह से एनर्जी तो हो गई, तो वो एक एनर्जी यानी कि एक वेव जनरेट कर रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी थी एफ। और जो ये सोर्स था, ये अलग अलग टाइप की, मतलब जो भी वेव जनरेट कर रहा था, कुछ भी फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया और हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को उतना ही सेट कर दिया जितना इसकी फ्रीक्वेंसी थी। अब इसकी एनर्जी इसके साथ मैच कर जाएगी, मतलब एक तरह से एड अप हो जाएगी जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगे। तो जब इस जो यहां से एनर्जी आ रही सोर्स से, जब इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई फ्रीक्वेंसी, तो वो एनर्जी इसके साथ जुड़ जाएगी। आगे हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे डिटेल में। तो एनर्जी जब ऐड हो जाएगी तो क्या होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, तो अब इसका ऑसिलेशन जो है बड़े एम्पलीट्यूड में होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और ये तेजी से बड़े एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। मतलब यही रेजोनेंस है। तो एक तरह से जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाती हैं तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। वैसे ही जब हम लोग एलसीआर की बात करते हैं, तो यहां पर एक कंडीशन इसमें आती है कि जो इस एलसीआर सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी जो सोर्स का जो अप्लाइड वोल्टेज है, जैसे अप्लाइड वोल्टेज जो होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है और जो ये एलसीआर सर्किट है इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी। तो ये जब दोनों फ्रीक्वेंसीज कर जाएंगी, ठीक है, सोर्स फ्रीक्वेंसी और सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जब ये मैच कर जाएंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहां कोई उस तरह का एम्पलीट्यूड, कोई चीज पार्टिकल तो वाइब्रेट कर नहीं रहा, यहां पर क्या है, करंट। तो करंट का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा और करंट बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि इंपीडेंस कम हुआ होगा। इंपीडेंस का मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि जब ये फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो वहां पर इंपीडेंस बहुत हो जाएगा और करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस, ठीक है। A circuit is said to be resonant when the natural frequency of circuit is equal to the frequency of the applied voltage, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस हम एक एक करके यहां पर देखेंगे। तो एक काम पहले करते हैं, जैसे अप्लाइड जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग ओमेगा लिखते हैं, ठीक है, या एफ लिख लेते हैं। तो की कंडीशन की फ्रीक्वेंसी को अलग रखना है हमें, मतलब वो हमें अलग से समझ में आ जाए कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो उसके लिए हम लोग सिंबल एक बना लेते हैं। तो वो सिंबल हम क्या यूज करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं लेट एट रेजोनेंस, लेट एट रेजोनेंस जो एफ है उसको हम एफ नॉट लिखेंगे, मतलब जहां हम नॉट लिख देंगे तो आप समझ जाना ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है। और जहां पर ओमेगा नॉट लिख देंगे तो वहां आपको समझ जाना है कि ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग ये सिंबल्स चेंज कर लेंगे कि जनरल फ्रीक्वेंसी कोई भी फ्रीक्वेंसी तो वो एफ, और एफ नॉट लिखा हुआ है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कोई भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट, ठीक है। अब यहां पर हम लोग पहली कंडीशन देखते हैं, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन में सबसे पहले क्या होगा, एक्सएल और एक्सी दोनों होंगे बराबर वहां पर, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन इसीलिए किया था, क्वेश्चन में हमने आपको क्या दिखाया था,
कि अगर आप इम्पीडेंस मिनिमम चाहते हैं तो एक्सएल और एक्ससी क्या करना है, बराबर करना है, और उस केस में इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, और अगर इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम, और इसी को यहां पर समझा हमने कि रेजोनेंस होगा। तो यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। तो एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। यहां से हम फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों एफ नॉट भी और ओमेगा नॉट भी। एक्सएल को हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं इसलिए हम ओमेगा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट। तो ये ओमेगा नॉट एल हो जाएगा और ये 1 अपान ओमेगा नॉट सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसे, जैसे ओमेगा को अगर हम एक साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान एल सी, या फिर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जैसे हमें रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो अगर फ्रीक्वेंसी उसने कह दिया तो आप यहाँ पर एफ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बाकी हमने ये चीज भी बताई थी कि कई बार फ्रीक्वेंसी लिखते हैं लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी आंसर में दे देते हैं, तो वो तो इसकी यूनिट से क्लियर हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड है तो ओमेगा, और हर्ट्ज है तो वहां पर एफ आपको निकालना है। तो अगर वैसे तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो आपको पता है एंगुलर निकालना, फ्रीक्वेंसी है तो एफ निकालना है। तो हम लोग इस ओमेगा नॉट को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ नॉट, ठीक है। 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। तो यहां से जो एफ नॉट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, क्योंकि सीरीज की बात हम लोग कर रहे हैं तो सीरीज में करंट तो सेम ही रहेगी, तो दोनों तरफ हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया वीएल और ये क्या बन गया वीसी, ठीक है। तो अगर ये वीएल वीसी यहाँ पर दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो V होगा वो सिंपली VR के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर दोनों ये चीज बराबर आ गई ना, सामने दिख रहा है आपको, तो फिर आप ये लिखेंगे देयरफॉर V इज इक्वल टू रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC टू द होल स्क्वायर। लेकिन ये जो टर्म है ये पूरा टर्म यहाँ पर हो जाएगा जीरो, और जीरो क्यों हुआ, बिकॉज VL इज इक्वल टू VC, ठीक है। लेकिन कब, एट रेजोनेंस। ये तो हमें लिखने को हम लिख दे रहे हैं, लेकिन ये तो हमें पता ही हम रेजोनेंस की कंडीशन ही पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं वो रेजोनेंस की कंडीशन में है। VL इज इक्वल टू VC एट रेजोनेंस। तो यहाँ से V की वैल्यू किसके बराबर हो गई, VR के बराबर। मतलब अगर उसने रेजोनेंस पर कह दिया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पर, जैसे जो ये सर्किट दिखाए जाते हैं, तो उसमें जो पोटेंशियल, अभी हम एक डायग्राम से बता देंगे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस है, ठीक है, वही एक तरह से सोर्स वोल्टेज होगा, या सोर्स वोल्टेज के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही सीधे सीधे कहां आपको दिखेगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। सिंपल बात करते हैं तो हम लोग बात आरएमएस की ही करते हैं, ठीक है।
ठीक है, इफेक्टिव की ही बात की जाती है। तो चलिए इस बात को हम लोग एक यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लें तो बेटर रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कि एक मान लिया हमने एलसीआर सर्किट बनाया यहाँ पर, यहाँ पर जो वोल्टेज है वही V लिखा है, मतलब आरएमएस वैल्यू, तो यहाँ पर V हो गया, और ये है L, C और R। यहाँ पर एक वोल्टेज, ये जो है वोल्ट मीटर लगाया गया यहाँ पर, और एक वोल्ट मीटर हमने लगाया यहाँ पर, एक R के अक्रॉस और एक L और C कंबाइंड, ठीक है, मतलब दोनों के अक्रॉस लगा दिया गया। तो हम यहां पर बात करें एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की कंडीशन में बताओ V1 की रीडिंग क्या होगी? V1 की रीडिंग क्या होगी? क्यों होगी? क्योंकि दोनों बराबर हो, 0 हो जाएगा। हा? दोनों बराबर तो होंगे, लेकिन बराबर होने से 0 क्यों हो गया? डिफरेंस है क्या? डिफरेंस नहीं निकलेगा? वही तो हम पूछ रहे हैं कि डिफरेंस निकालना है तो 0 क्यों हो जा रहा है? हाँ, क्या हुआ? तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि माइनस क्यों करेंगे? अच्छा, रेजोनेंस इसलिए माइनस कर देंगे? ये तुम लोग भांग वांग खा के बैठे हो क्या? तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों अपोजिट फेज में होते हैं? मतलब पूछा तुमसे क्या जा रहा है, जवाब तुम क्या दे रहे हो बैठ के? ये दोनों इक्वल होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, माइनस कर पता नहीं क्या क्या जवाब दे रहे, सीधे नहीं कह रहे हैं क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में होंगे, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है ना, तो अपोजिट होंगे, इसलिए दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, 0 हो जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो तुमसे पूछ रहे हैं वही तुम हमें आंसर में भी बता रहे हो, क्वेश्चन ही आंसर। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे जो VL और VC है वो दोनों इक्वल होंगे, लेकिन साथ में फेज वाइज वो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो अपोजिट अगर कंडीशन है तो जैसे हम लोग ने क्या समझा था कि डायग्राम याद रखेंगे कि करंट इस साइड में, VL ऊपर, VC नीचे, तो VL और VC दोनों अपोजिट हो गए, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों एक्चुअल में इक्वल भी हैं। तो इसलिए V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और V2 जो है वो सीधे V के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होगा, मतलब इसकी जो रीडिंग होगी वो रीडिंग एग्जैक्टली उतनी होगी जितनी सोर्स की रीडिंग है। ठीक है, तो V2 हो जाएगा V और V1 हो जाएगा 0। इंडिविजुअल 0 नहीं होंगे, जैसे VL निकालोगे तो 0 नहीं होगा, VC निकालोगे 0 नहीं होगा, बल्कि वो तो V का कई गुना ज्यादा वोल्टेज आपको दिखेगा। ठीक है, पता लगा यहां लगा रहे हैं 200, यहां दिख रहा है 1000, ठीक है, VL के अक्रॉस या VC के अक्रॉस, तो वो कई गुना ज्यादा हो जाएगा वोल्टेज। मतलब ये जो LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, इसको वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर होता है, इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या करता है, 220 लगाते हैं, पता लगा वहां पर हमें 440 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ा ले रहे हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर ये वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की तरह काम करेगा। तो वो जो एनसीईआरटी का मैंने क्वेश्चन डाला ना, वो इसीलिए डाला था क्योंकि उसमें ये सारी चीजें न्यूमेरिकली आपके सामने आएंगी, और इसलिए वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर रहेगा सारी चीजें। ठीक है, तो ये जब हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो ये काफी ज्यादा वोल्टेज, इससे काफी ज्यादा वोल्टेज आएगा, Q टाइम्स होता है जो जहां क्वालिटी फैक्टर होता है। तो VL और VC दोनों रहेंगे इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन इंडिविजुअली दोनों की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो कंबाइंड फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन अपोजिट फेज में होने की वजह से नेट पोटेंशियल डिफरेंस या नेट वोल्टेज यहाँ का 0 होगा, और यहाँ का वही होगा जो मेन वोल्टेज या मेन सोर्स का होगा। बना लेंगे जल्दी से, हो गया। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो फेज एंगल है वो क्या होगा। तो ये दूसरा पॉइंट था, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं फाई। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 0 डिवाइडेड बाई आर, एंड दैट इज tan इनवर्स 0 हो जाएगा।
tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 का मतलब 0, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये tan इनवर्स ऊपर 0 क्यों हो गया? क्योंकि एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल हैं, ठीक है भाई, रेजोनेंस पढ़ रहे हैं ना हम लोग। बिकॉज एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ठीक है। तो रेजोनेंस दोनों बराबर होंगे, और इसलिए दोनों यहां पर जब बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 0। और आप खुद सोचो कि अगर एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब ना तो इंडक्टर डोमिनेट करेगा और ना ही कैपेसिटर, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब बचेगा क्या? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है? फेज डिफरेंस तो 0 ही होता है, क्योंकि वी और आई दोनों सेम फेज में होते हैं। तो ये हमें क्या इंप्लाई कर रहा है? इट इंप्लाइज दैट V and I will be in same phase. V and I will be in same phase at resonance. नोट कर लिया आपने? इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब इम्पीडेंस। तो वो तो हमें पहले से पता है, इम्पीडेंस मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो 4 नंबर पर हम लोग लिखेंगे, 4th नंबर पर इम्पीडेंस, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एट रेजोनेंस XL is equal to X. So Z is equal to root R square plus XL minus XC to the whole square, और ये टर्म इसमें हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसलिए यहां से Z की वैल्यू हो जाएगी R के बराबर, और जो आप इसमें ऐड कर रहे थे वो चीज आपने हटा दी, तो ये Z की हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। दिस इज Z minimum, that is impedance is minimum at resonance.